अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मन रकसम तन रकसम बाय निशा उमर एपिसोड 10 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका रुख प्रिंसिपल के दिए गए एड्रेस की तरफ था। शहर के मेन एरिया के इस बंगले को ढूंढने में इसे 10 मिनट भी नहीं लगे थे। बेचैन दिल के साथ इसने नॉर्मल अंदाज में बहल बजाई। वॉचमैन गेट के अंदर ही था। 5 सेकंड में दरवाजा खोला। जी सर, मुझे अंदर जाना है। चेहरे पर इतनी संजीदगी थी कि सामने वाले को वहशत होने लगती। वो बेसाख्ता 2 कदम पीछे हटा। सालार अंदर दाखिल हुआ। साहब, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। वॉचमैन को होश आया तो भागता हुआ इसके पीछे लपका, लेकिन सालार तेज तेज चलते अंदर दाखिल हो चुका था। समीर पीरजादा एक ही धाड़ से सारे घर की दीवारें हिल गई थी। कौन है? एक अधेड़ उम्र औरत एक अधेड़ उम्र औरत बाहर निकली, जो यकीनन इसकी माँ थी। समीर, बाहर निकलो। सालार ने इसे कोई जवाब दिए बिना दोबारा दिल दहलाने वाली आवाज में समीर को आवाज दी तो सेकंड फ्लोर के रूम से जिन की तरह हाजिर हुआ। कहाँ है मेरी सावरी? कौन सावरी? वो शायद सो रहा था जिसने अंगड़ाई लेते ही इसे जवाब दिया। सालार का खून खौल उठा था इसकी इस हरकत पे। 2 सेकंड में सीढ़ियां फलांग के इसके सर पर पहुंचा, जिसे तुमने स्कूल से अगवा करके लाए हो। वो सावरी? ओहो, अच्छा अच्छा, आपकी बीवी। वो कौन सा? वो वो कोई ढीठ हड्डी था। सालार ने इसके हंसते पे एक रख कर झांपड़ के चेहरे की जीनत किया तो वो लड़खड़ाता हुआ दूर जा गिरा। आराम से बता दो, कहाँ है साबरी? इसकी आवाज में किसी किस्म की नरमी नहीं थी। इसे दोबारा ऊपर उठाते सामने खड़ा किया। कसम से जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अगर इसे जरा सी खरोच भी आई तो मेरा नाम इससे क्या ताल्लुक? वो जेब की कुछ लगती। मेरे पास तुम्हारे बकवास सुनने का वक्त नहीं है। वो इसे घसीटते घसीटते वो नीचे ले आया। जल्दी बताओ, नहीं तो जान से जाओगे। इसके माँ खौफ से चीखते भागते हुए इनके करीब आए। छोड़ो जाहिल इंसान, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। दूर रहिए आप। यकलत पलट के इन्हें देखा। सुर्ख लहू शहद रंग आंखों में देखते वह वहीं साकत हो गई। मामा, मैं बताता हूँ। सलार ने जो ही इसे मारने के लिए मुक्का हवा में लहराया तो वो खौफ से हकलाया। वह एजेंसी के लोग ले गए हैं। व्हाट? मम्मा, मैं मुझे जेद ने कहा था साबरी को कुछ सालों के लिए गायब करना है। मैं इसके कहने पर कहाँ है साबरी? दिल जैसे किसी गहरे कुएं में डूबता चला गया था। वो मुझे नहीं पता अब कहाँ होगी। हम इसे जंगल में छोड़ आए थे, गाड़ी में। सालार के चेहरे पर फैलती अजियत और खिंचाव देखकर वो खामोश हुआ। मेरे साथ चलोगे तुम? इसके गिरबान झटके से पकड़ते इसे अपने आगे लगाया। वो लड़खड़ाता हुआ इसके आगे चलने लगा था। इसकी माँ ने पीछे आना चाहा तो सालार ने जोर से लिविंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया। गेट से बाहर निकलते इसे गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलते फेंका और दोबारा दरवाजा बंद कर दिया। समीर तेजी से सीधा हुआ, कहीं हाथ पांव ही ना टूट जाए। सालार ने फ्रंट सीट पर बैठते गाड़ी स्टार्ट शहर से बाहर पहाड़ों वाली साइड पे समीर ने सीधे होते बाहर देखते इसे बताया। गाड़ी जल्दी से हवाओं से बातें करने लगी। शहर से निकलते ही ऊंचा नीचा रास्ता शुरू हो जाता था, जहां गाड़ी को स्पीड पे रखना काफी मुश्किल था। लेकिन सालार बिना परवाह किए गाड़ी को तेजी से भगा रहा था। गाड़ी लॉक थी या खुली? अचानक सालार ने इसे पूछा। बंद। तुम लोगों का दिमाग खराब है? अगर इसे कुछ भी हुआ तो सबकी जान ले लूंगा। स्टीयरिंग पर जोर जोर बढ़ाते एक भरी नगाह इस पर डाली। समीर से पहले खौफजदा था, अब दुआ मांग रहा था कि सावरी को कुछ ना हो। काश वो अपने दोस्त की मदद ना करता। ये यहाँ से दाएं जाने, दरख्तों के पास से नीचे जाती ढलवान की तरफ इशारा किया। वहां से खतरनाक जंगल शुरू हो जाता है। सालार अभी इसका दिमाग दुरुस्त करता तो टाइम लग जाता। जल्दी वो लोग उस जगह पहुंच गए जहां समीर लोग सावरी को छोड़ के गए थे। मामा, मुझे लगता है वो लोग ले गए सावरी को। गाड़ी वहां ना देख समीर का रंग जर्द होने लगा। कहाँ? सालार को लगा इसका दिल बंद हो जाएगा। वो सावरी को ना ढूंढ पाया तो फिर
मुझे नहीं मालूम, किसी को नहीं पता होगा। वहशत से इसे देखते वो रू देने वाला था। सालार ने सख्ती से मुठियां भीजती पथरीली जमीन पर टायरों के निशान भी नहीं देखे कि वो उसके निशान भी देखता। सावरी मेरा बीवी वहीं खड़े खड़े पूरी शिद्दत से चीखा, कहा हो अपनी हबी के पास वापस आ जाओ प्लीज। जैसे सालार अंकल, सॉरी, मुझे नहीं मालूम था। इसकी हालत पर समीर को जैसे अपनी जान जाती हुई लग रही थी। कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है। सालार ने भारी होती आवाज के साथ इसे टेका। तुम जैसे लोगों का एक ही इलाज है, जब किसी को फंसाते हैं तो फिर गिरने की भी तैयारी करते हैं। वो वापस पलटकर अपनी गाड़ी के पास आया और स्टीयरिंग के नीचे लगा जीपीएस उतारा। सांवे को तो मैं निकाल लूंगा। समीर का हाथ पकड़ते शर्ट उठाई और अंदर आराम से वो चिप लगा दी। हाथ पकड़ते शर्ट उठाई और अंदर ये क्या किया वो अभी समझ नहीं पाया था कि कई भारी हाथ इसे अपने होश उड़ाते हुए महसूस हुए। या के बाद दीगरे सालार ने 7-8 मुक्के इसके चेहरे की नजर किए और वो ढेर हो गया था। इसे वहीं छोड़कर अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। वो अंदर बैठा गाड़ी की स्पीड हत्ता अल मकदूर बढ़ाते वो वहां से निकल आया। सर मेन सड़क पर आते गाड़ी रोकी और मोबाइल ऑन करते इसने प्रिंसिपल का दिया हुआ फोन नंबर निकाला। इस नंबर का डेटा निकाला तो आईडी कार्ड भी सामने आ गया। फिर आईडी कार्ड पर और जितने नंबर थे वो निकाले। 2 नंबर थे जिनके इनसे साथ साथ थे। इनमें से एक पर कॉल करते इसने कंधे और कान के दरमियान मोबाइल फंसाया। एक लड़का उठाना है। आवाज में थोड़ा ढीलापन पैदा किया। कहाँ से? शहर से बाहर जाते जंगल पर देखा। लड़की स्मगल करके ले जा रहा था। लड़की को बचा लिया है। लड़का वहीं बेहोश पड़ा है। ओके, फोन बंद कर दिया। इसे उम्मीद थी कि काम आसानी से हो जाएगा। एजेंसी के लोग ज्यादा डिटेल फोन पर नहीं पूछते। इन्हें ट्रेस होने का खतरा होता था। कॉल बंद कर होते ही इसने अपना मोबाइल पर जीपीएस की लोकेशन ट्रेस की। वो अभी तक वहीं पड़ा हुआ था, गाड़ी में बैठे बैठे। इसे 20 मिनट गुजरे थे जब समीर उठा। इसे जो लोग उठाने आए थे वो गाड़ी में डालते अपने रास्ते हो लिए तो सालार ने जीपीएस को ट्रेस करना शुरू कर दिया। वो इसी जंगल के आखिरी हिस्से में थे। इनकी परवाह की जगह इसे मिल गई। इनके पड़ाव की जगह इसे मिल गई थी। वो यकीनन सावरी को भी वही थी। दिल जैसे दोबारा जिंदा होने लगा था। हाँ, हॉल नुमा इस बड़े से कमरे में बहुत सारे बेड लगे हुए थे जहाँ कुछ औरतें दर्द और तकलीफ की शिद्दतें से करहा रही थी। मुझे वापस जाना है। इतनी सारी मोटी औरतों को देखकर इसे घबराहट होने लगी। तो वो दरवाजे की तरफ चढ़ के, तुम्हें अब कभी घर नहीं जाना नन्ही परी। वो इन औरतों में से एक औरत मुस्कुराते हुए इसके करीब आई। मम्मा, मुझे मेरे हबी लेने आएंगे। "हम्म, मैं चली जाऊंगी। आंखों में नमी लिए वो धीमी लेकिन मजबूती से बोली, ओके ठीक है, अब यहाँ आओ मेरे पास। इतना बड़ा पेट होने के बावजूद वो औरत दोनों घुटने जमीन पर टेक टेकते बैठ गई। तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? नहीं सुननी मुझे। इसने इसे इनसे अजीब सा खौफ आ रहा था। हम सब की कहानी है। एक और लड़की आ गई। तुम्हारी भी यही होगी मेरी जान। एक और लड़की जो उम्र में शायद इससे कुछ साल ही बड़ी थी। इसके पास आके कंधे पे हाथ रखा, जैसे हौसला दिया। मैं भी यहाँ तुम्हारी उम्र की थी जब तब लाई थी, और अब तक मेरा 8वां बच्चा होगा। हर साल मुझे एक बच्चा होता है। मैं क्या करूं फिर? तल्खी से कहते वो अपना कंधा झटक गई। वो औरतें इसे क्यों बता रही थी? तुम्हारा दिमाग बच्चों वाला क्यों है? एक अधेड़ उम्र औरत ने इसकी आंखें सुगड़ते पूछा, जैसे तुम कोई 7-8 साल की बच्ची हो। मैं बेबी ही हूं ना अपने हबी का, लेकिन मैं बाकियों के लिए बड़ी हूँ। इसने इन्हें आंखें दिखाते गुस्से से घूरा। अच्छा, तो हबी के सामने तुम बेबी हो? सामने नहीं, सच में इनका बेबी हूँ। इन इसे इनकी बातों पर गुस्सा आ रहा था। नन्ही सी नाक शदीद सूख थी। मुझे तो तुम पागल लग रही हो। कहीं पीछे से आवाज आई तो साबरी का दिल किया हुआ इसका मुंह नोच ले। तुम पागल हो, सब पागल हो, मुझे यहाँ से निकालो, नहीं तो मेरे हबी तुम लोगों को मार देंगे। साबरी आंखों में गुस्सा लिए दरवाजे के पास आई और इसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो बाहर से लॉक था। खोलने की कोशिश करने लगी लेकिन वो बाहर से लॉक था। बेटा, बेटा बात सुनो। वही औरत जो पहली बार इसके करीब आई थी, इसने इसे वापस पकड़ा। यहाँ आराम से बैठ जाओ। जितनी तुम उछलने की कोशिश करोगी इतनी ही जल्दी माँ बनोगी। माँ?
اس کی بات پہ وہ ہکا بکا ہوئی. ہاں ماں، تم اگر چلاؤ گی رو گی یہاں کے دو بڑے آدمی تمہیں اٹھا کے لے جائیں گے اور پھر تم ماں بن جاؤ. وہ اسے ڈرا رہی تھی. پھر صابری کو ان کی باتوں کا کوئی مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا. ماں بننا تو اچھا ہوتا ہے نا. میری ماما بھی ماں بنی ہے. میرے ہبی کی فرسٹ وائف ہی ماں بنی ہے. ان کے چہرے پر کوئی ڈر کے آثار قائم نہیں ہوئے تھے. اس بات پہ اسے بس سالار کے پاس جانے کی بے چینی تھی. تم اسے سیدھے لفظوں میں سمجھاؤ. ایک نے دوسری کو ٹوکا دیا. کیا سیدھے لفظوں میں سمجھائے؟ یہ چھوٹی سی ہے، اسے کچھ نہیں سمجھ آئے گی. سمجھ پتا نہیں کیوں اتنی اتنی لڑکیوں کو کڈنیپ کرواتے ہیں لوگ. ہو ہماری زندگی تو برباد ہو گئی ہے. اس بچی پہ رحم کر لیں گے یہ لوگ. کاش. تمہارا نام کیا ہے؟ اس عورت نے افسوس سے اسے دیکھتے نام پوچھا. ساوری سالار خان، اپنے ہبی کا بیبی. یہ لڑکی سچ میں پاگل ہے یا اس کو ہبی ہبی کا مطلب نہیں پتا؟ تو تمہارا شوہر بھی ہے؟ ہاں، میرا نکاح ہوا ہے سالار انکل سے. وہ میرے ہبی ہیں. ہم لوگ ایک گھر میں ہی رہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. وہ سب خاموش ہو گئے. ساوری انہیں دیکھتی رہی. آخر وہ لوگ اسے جانے کیوں نہیں دے رہے؟ وہ عورتیں آپس میں کھٹ پٹ کرتے ہیں آگے پیچھے ہو گئی تو خاموشی سے ایک طرف ہو کے کھڑی ہو گئی. اسے انتظار تھا سالار کا. اسے یقین تھا اس کے ہبی اسے وہاں سے لے جائیں گے. ٹریس کرتے ہوئے ان کی گاڑی کے پیچھے تھا. ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایک گاڑی اس کے پیچھے بھی ہے جو اسے فالو کر رہی ہے. جنگل میں آخری کونے میں پہنچتے اس نے دور سے سیمنٹ کے اینٹوں کا گھر بنا دیکھا. گاڑی کی رفتار لمحہ ب لمحہ بڑھ رہی تھی. جب ایک دم سے کئی گاڑیاں اس کے دائیں بائیں آگے اس کا حصار تنگ کر گئی. سالار نے بریک لگاتے چاروں طرف نظر گھمائی. بلیک کرولا سے بلیک پی پینٹ شرٹ پہنے بہت سارے ماسک مین شیشوں سے کمر تک باہر نکلے ہوئے تھے. سالار گہرا سانس لیتے گاڑی سے باہر نکلا. اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ گن نہ کچھ اور جو وہ اس پر تان لیتا. وہ سب گاڑیوں سے اترتے اس کے آگے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. اس ایریا میں کیا کرنے آئے ہو؟ ان میں سے ایک نے گن اپنے کندھے پہ رکھتے اسے گھورا. اپنی بیوی کو لینے آیا. اس کے لہجے اور انداز میں کسی قسم کا خوف نہیں تھا. ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے جواب دیا. تمہاری بیوی؟ ہاں، چھوٹی سی لڑکی ہے 13 سال کی. اور اسے کسی نے اغوا کر کے تم لوگوں کے حوالے کیا. اس کی بات پر سوال کرنے والے نے ساتھ والے کی آنکھوں میں دیکھتے کچھ اشارہ کیا. کہیں تم ساوری سالار کی بات تو نہیں کر رہے؟ ہاں، وہ تم لوگوں کے پاس ہے. اسے میرے حوالے کر دو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا. ہاں، یہاں سے اب تم واپس نہیں جا سکتے. جو ایک بار آ گیا بس آ گیا. دو نے ایک دم آگے بڑھ کر اس سے بازوؤں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں پھینکا. یہ ساوری سالار کا ہبی ہے جس گاڑی میں اسے ڈالا تھا. اسی میں وہی سوال پوچھنے والا اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر آ کے بیٹھے تھے. مما، میری ساوری کیسی ہے؟ تمہاری ساوری پتہ نہیں اب تک زندہ بھی ہے. اس نے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے ورنہ دونوں کا منہ توڑ دیتا. آرام سے آرام سے، ابھی ابھی بھیجا ہے اس نے. اگر تم ٹائم پہ پہنچ گئے تو شاید اسے بچا لو. ڈرائیونگ کرنے والے نے کہتے سپیڈ سلو کر دی. وہ اسے ٹیس کر رہے تھے. سالار کا دماغ سائیں سائیں کر رہے تھے. پلیز گاڑی جلدی چلاؤ. دھاڑتے اس نے کندھا ڈرائیور کو مارا. اوئے، ساتھ بیٹھے آدمی نے پھرتی سے گن نکالتے اس کی کنپٹی پر رکھی. تمہارے کھوپڑی میں ساری اتار دوں گا. اس کی آنکھیں ابلنے والی تھی. سالار نے جب سے جبڑے بیچے. اگر بات اس کی ہوتی تو وہ ان کو اب تک مار دیتا. لیکن ساوری اور اس کا انتظار کر رہی ہوگی. اس کے پاس پہنچنے سے پہلے وہ مرنا نہیں چاہتا تھا.
गाड़ी की स्पीड इतनी आहिस्ता थी कि पैदल चलने वाला इनसे आगे निकल जाता। सालार बड़ी बेचैनी से बैठा था। शहद रंग आंखों में हल्की हल्की नमी और सुर्खी फैली थी। यार तुझे जरूरत क्या थी इस बच्ची से शादी करने की? देखो अब इसने चाहने वाले ने इतने इसे हमारे हवाले कर दिया। तुम्हारी वजह से वो लड़की मुसीबत में पड़ गई। मेरी वजह से वो मुसीबत से आजाद होगी। तुम लोग गाड़ी जल्दी नहीं चला सकते? नहीं। सालार ने दांत भींचे। अच्छा ये बताओ तुम इस लड़की को कैसे बचाओगे? वो इसे तंग कर रहे थे। एक बार वो मुझे मिल जाए तुम सबकी गरम खोपड़ियां सामने वाला बोला पलट के घूमा। बड़ी तड़के दिखा रहे हो। गाड़ी तेज चलाओ सालार इसकी बात को नजरअंदाज करते तड़का। ड्राइवर ने इसकी हालत पर रहम खाते गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी तेज की। कितना अरसा हो गया है तुम लोगों की शादी को? सालार ने इसे कोई जवाब नहीं दिया। बताओ कितना अरसा हो गया है तुम लोगों की शादी को? नहीं, नहीं बताऊंगा। इसकी बात अभी जुबान पर ही थी कि सामने वाले ने फिर से गन इसकी तरफ घुमाई। 2-3 माह। सालार ने जब्त करते इसे जवाब दिया। ओहो, तुमने पहले शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी कर ली, वो भी अपने बच्चों की उम्र की लड़की से। इसकी अपनी भी एक बेटी और बेटा भी है। बेटा इसकी बीवी से बड़ा है और इसकी शादी करवा देता। हाँ हाँ, फिर यह खुद कैसे अपनी हवस पूरी करता? दूसरा हंसा। सालार को इनकी बातों से आग लग रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। अबे साले तो बेटे से करवा देता ना इसकी शादी। इसके हाथों की रगें उभर रही थी। पीछे बंधे हाथ इसने हिलाते खोलने की कब से कोशिश कर रहा था। एकदम पीछे टेक लगाते इसने अपने दोनों पांव उठाते दोनों मुंह पर एक साथ मारा और दोनों अचानक हमले पर डैशबोर्ड से जा लगे थे। आराम से गाड़ी चलाओ, ज्यादा बकबक नहीं कर। दोबारा सीधे होके बैठते इसे बुरा, लेकिन अब वो कैसे बर्दाश्त करते जिसके हाथ में गन थी। इसने वापस मुड़ते सीधे इसके पांव पे गोली चला दी। एकदम खून का फवारा निकला था। सालार ने दूसरा पांव ऊपर रखते खून रोका, पर तकलीफ की शिद्दत से इसका रंग लम्हे के लिए जर्द पड़ा था। ओए ये क्या किया? ड्राइविंग करने वाले को समझ आई तो फौरन सालार के पांव को देखा। फिर जल्दी से जूता उतारने वाले को समझ नहीं आई तो फौरन सालार के पांव को देखा। फिर जल्दी से जूता उतारते इसने पांव को देखा। गोली दोनों तरफ से आर पार होते सुराख कर गई थी। पागल हो गया है तो? वो खौफ से कोई कपड़ा ढूंढ रहा था। फिर अपनी शर्ट उतारते इसके पांव पर बांधे। बॉस तुम्हें बताएंगे। इसका पांव सख्ती से बांधते वो सीधा करके सीटों के दरमियान बने बॉक्स पर रखा। पापा पानी दो। सालार ने गहरे सांस लेते पानी मांगा। देता हूँ तुम्हें पानी। जिसने गोली चलाई थी वो अभी भी आराम से बैठा था। गाड़ी अब हवाओं से बातें कर रही थी। घंटे भर में वो लोग जंगल से बाहर निकले थे। जंगल के आगे बस पहाड़ी ही पहाड़ थे। इसे नीचे उतारते वो लोग एक गार नुमा पहाड़ के अंदर इसे ले आए। वो मसनूई पहाड़ था बल्कि घर था। वो इसे पहाड़ की शक्ल बनाया गया था। सालार को सहारे से अंदर लाते सोफे पे बिठाया। क्या हुआ है इसे? वहां मौजूद एक गार्ड ने इन दोनों को घूरा। क्या होना है? दिमाग खराब कर दिया था कमीने ने तो चला दी गोली। उफ! गार्ड तेजी से सालार के पास आया। इसके खून नहीं रुक रहा। डॉक्टर को बुलाओ। मैं बुलाता हूँ। ड्राइवर जल्दी से बाहर निकला। कुछ सेकंड बाद आया तो उसके साथ एक अधेड़ उम्र आदमी था, जिसने सालार के पांव पर स्टिचेस लगाते अपनी पट्टी बांधी थी। बॉस ने तुम लोगों की टांगे तोड़ देनी है। अच्छा डराओ नहीं, गोली चलाने वाले ने चिढ़ के कहा। वो पहले ही डरा हुआ था। इन्हें सख्ती से मना किया जाता था कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना। वो जैसे पकड़ते हो वैसे ही एजेंसी तक आए। किसी किस्म की खरोच भी आई तो एजेंसी का मालिक इन्हें मौत से आशना करवा देता था। सालार को 2 घंटे बाद होश आया तो आसपास देखा वही काली वर्दियों वाले घूम रहे थे। मम्मा मुझे साबरी के पास जाना है। उठ के सीधे होते पुकारा। साबरी यहाँ नहीं है, आराम से लेटे हो। क्यों नहीं है? तुम लोग इसे कुछ नहीं होगा इसे। आराम करना। तुझे क्या तकलीफ हो रही है? क्यों हमें मरवाने की ठानी हुई है तुम? गार्ड ने पास आते इसके कंधे पर झापड़ रसीद दिया। सालार ने जबड़े भींचे पीछे टेक लगा ली। इसे वहां से भागना था। जिस तरह इन लोगों ने इसे वहां लाके रखा था
इसे नहीं उम्मीद थी कि वो इसे सावरे तक लेके भी जाते। कुछ देर इसे इन्हें समझना था। आंखें बंद करते इसके सामने सावरे का सरापा लहराया। वो सिर्फ इससे लाड करती थी। इसकी मासूमियत सिर्फ इसके सामने अरूज पे होती थी। वो इसे बाप की तरह समझती थी। मैं अगर तुम्हें शेर के सामने फेंक दूं तो आप नहीं फेंकेंगे। इसे सलार पे भरोसा था, वो भरोसा टूट रहा था। बेचैनी से वो वापस उठकर बैठा तो गार्ड चलते चलते दूसरी तरफ जा रहा था। सालार ने 1 मिनट भी सब्र नहीं हो रहा था। नजरें बचाकर वो सोफे से उठा और पाँव घसीटकर चलते एक तरफ हुआ। गार्ड दूसरी तरफ रुक किए जा रहा था। सालार को कुछ नहीं पता नहीं था बाहर क्या है। धीरे धीरे चलते वो दरवाजे के पीछे हुआ। सामने कोई भी नहीं था, शायद वो लोग सोने चले गए। आधी रात को इस गार्ड के अलावा और कोई नहीं था। सालार धीरे धीरे चलते बाहर निकल गया। खौफ से पीछे खिसकी वो खराटे ले रही थी, हल्के हल्के। सामने ने सीधी होते पांव जमीन पर रखे। सारी औरतें सो रही थी। सारी औरतें सो रही थी। वो उठ के दरवाजे के पास आई तो दरवाजा खुला हुआ था। क्लिक की हल्की सी आवाज आई तो पीछे पलट के देखा, कहीं कोई जाग ना रहा हो, लेकिन सब सो रही थी। वो बाहर निकल आई। बाहर बिल्कुल अंधेरा था। इसे डर भी लग रहा था, लेकिन इसे अपनी हबी के पास जाना था। ऐसे ही चलते चलते वो एक कमरे में दाखिल हुए। सामने एक देव हैकल आदमी बैठा कुछ खा रहा था। वो कुछ पल इसे देखते रही। इस मोटे आदमी ने इसे देखा नहीं था। वो हनूज कुछ पीने में मशरूफ था। सावरी वापस पलटने लगी तो किसी चीज से टकराई। शोर पैदा होने की आवाज में इस देव हैकल आदमी ने ऐसे देखा। अरे ए लड़की, क्या कर रही हो? पीने वाली चीज वहीं छोड़कर उठ के इसके पास आया और इसे बाजों से दबोचते दबोचते ऊपर उठाया। उस सावरे को इसकी इतनी गंदी स्मेल आई कि बेसाख्ता पीछे हुई। अंकल मुझसे दूर रहे। इसे गुस्से से घूरते नीचे उतरना चाहा। अंकल तेरा बाप होगा, चल यहाँ आ। दरवाजा बंद करके इसे बेड की तरफ उछाला। अंकल ये क्या कर रहे? वो जल्दी से बेड से नीचे उतरी। जब इसे पीछे से किसी और ने पकड़ा, यानी इसके अलावा वहां कोई और भी था। एकदम से कमरे की फुल लाइट रोशन हुई। सावरी ने दोनों को रोशनी में देखा तो बेख्तियार हंसने लगे। हाँ हाँ अंकल, आप कितने फनी लग रहे। तेरा फनी हम निकालते हैं। जिसने पकड़ा था इसने उठाकर इसे बेड पर वापस धकेला। सावरी बस हंसे जा रही थी जब एक ने पकड़कर इसे शर्ट उतारनी चाही। सावरी का दिल धक धक कर से रह गया। अंकल, मेरे कपड़े क्यों खींच रहे? पीछे सरकते वो दीवार के साथ लगी। हम गेम खेल रहे हैं, मोटे आदमी ने अपने पीले दांतों की नुमाइश करते इसे बताया। को कौन सी गेम है ये? मुझे नहीं खेलनी। हम तुम्हारे पेट में एक बेबी डालेंगे। ऐसी गेम है, चलो इधर आओ। वो दोनों बेड के पास खड़े इसे अपनी तरफ बुला रहे थे। नहीं, मुझे नहीं खेलना इसे। घूरते वो दूसरी साइड से सड़क के नीचे उतरी। मम्मी मैं जा रही हूँ। इन्हें पूरे रोब से घूरते जो वो जूं ही दरवाजे की तरफ बढ़ी तो एक आदमी ने इसे पकड़ के दबोच लिया। हमारे साथ खेलोगी? तुम हमारे साथ खेल हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। इसके चेहरे से खबासत टपक रही थी। साबरी का दिल खौफ से कांप उठा। वो अच्छे लोग नहीं थे। अंकल प्लीज मुझे नहीं खेलना। वो रोने लगी। ए चुप। इसकी आवाज ऊंची हुई तो एक ने गुस्से से डपटा, लेकिन सावरी और ऊंचा रोने लगी। चल दवा हो। जिसने शराब नहीं पी थी वो इससे दरवाजा खोलकर बाहर धकेल दिया। सावरी जान छूटने पर जल्दी से वापस इसी रूम में आ गई जहां वो मोटी औरतें थी। शुक्र है मुझे रोने का आइडिया आ गया। खुद को दिलासा देते वापस वहीं जाके लेट गई जहां पहले सोई हुई थी। अगली सुबह हो गई थी, लेकिन इसे सालार नहीं लेने आया था। बाकी की रात इसने जाग के ही गुजारी थी। अगले दिन नाश्ता इसे इन्हें औरतों के साथ ही दिया गया था। अजीब और गरीब था, इसे पसंद नहीं आया था, लेकिन इसे सालार के लिए खुद को ठीक रखना था। 2 दिन इसे वहां ऐसे ही गुजर गए थे। वो मोटा आदमी इसे जहां देखता गुस्से से इस घूर देता। सावरी सबसे छुपते छुपाते खामोश रहती, बस सालार का इंतजार था। इसे यकीन था वो इसे लेने आएगा। इसने इसके बाबा से वादा किया था कि वो सावरी की हिफाजत करेगा। पिछले 3 दिन से वो इसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। इसके सारे दावे झूठे थे। वो सावरी की हिफाजत नहीं कर पाया था। बिखरे शेव और शकनज़दा लिबास में वो पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था, जिसने कभी खुद को हारने नहीं दिया था। आज एक छोटी सी लड़की को हार गया था। वह इन पहाड़ों के बीच 3 दिन से छुपा हुआ था। वहां
लोग इसे ढूंढ रहे थे, लेकिन खुद को बिना खाए पिए जख्मी हालत में छुपाए रखना भी किसी जंग से कम नहीं था। आज तीसरी शाम ढलने वाली थी और वो सारी को ढूंढ नहीं पाया था। घर हादी और जोहा का क्या हाल था ये भी मालूम नहीं था। चोटी पे खड़े होते इसने दूर देखा। शाम ढले वहां से सब चले जाते थे। अभी भी इसके पास कोई नहीं था। पाँव का जख्म भी अब कुछ ठीक था। या अल्लाह, मुझे साबरी वापस चाहिए। कमर पे हाथ रखते इसने दूर देखा। वहां एक सफेद रंग का घर था। इस घर में क्या था वो नहीं जानता था, लेकिन वो इतना जानता था, वहां भी एजेंसी का वालों का डेरा है। वहां से नीचे उतरते इसने पीछे पहाड़ी गार के अंदर छुपाए फोन को निकाला। ये फोन भी इसने आज ही एक ही सुबह ही एक मास्क मैन से निकाला था, वो भी बड़ी मुश्किल से। लेकिन इसका कोड इसे नहीं पता था। फोन को वापस रखते बाहर निकल आए। आहिस्ता आहिस्ता चलते छुपते छुपाते हुए सफेद घर की तरफ चल पड़ा। फासला बहुत ज्यादा था और इसे पैदल चलकर जाना था। ऊंचे नीचे रास्तों से होते रात के 11 बजे वो एक सफेद घर के करीब पहुंचा। हर जगह दो दो गार्ड्स खड़े थे। एक जगह एक सिगरेट पी रहा था। सालार को अंदर जाना था और इससे पहले वो वहां के लोगों का ध्यान भटकाता। कुछ देर बाद इस आदमी के सिगरेट खत्म होने का इंतजार किया। इनका रुख दूसरी जानिब था। वो सालार इनके पीछे की तरफ खड़ा था। 5 मिनट में सिगरेट खत्म करके इसने फेंकी तो सालार ने फौरन आगे होके इसे उठाया और मुंह से लगाते सट्टा भरा। वो जिसने कभी अपनी बीवी का जूठा नहीं खाया था, वो सावरी के लिए किसी का जूठा फेंका हुआ सिगरेट पी रहा था। 2 बार नाक से धुआं निकालते इसने सिगरेट को जलाए रखा। फिर थोड़ा दूर आगे जल्दी से थोड़े पत्ते और घास जमा किया और जल्दी जलती हुई सिगरेट इस पर फेंक दी। कुछ देर तो इस बस धुआं धुआं छोड़ते रहे। जब तपिश बढ़ने लगी तो खुद ही आग लग गई। देखते ही देखते आग तेज होते आगे पीछे फैलने लगी। सालार थोड़ा दूर ही छुप गया था। जैसे ही इन आदमियों में से किसी ने देखा तो इसने फौरन चिल्लाना शुरू कर दिया, आग आग लग गई, आग लग गई। सूखी घास और पत्तों पर तेजी से आग फैल रही थी। सालार मौका देख के अंदर दाखिल हुआ। अंदर से 2 आदमी भागते हुए आ रहे थे। वो तेजी से पीछे होते छुपा। इनके जाने के बाद वापस निकलते भागते हुए अंदर दाखिल हुआ। वहां भी कोई नहीं था, बस कुछ दरवाजे थे जो बंद थे। ऐसे ही सामने वाले दरवाजे को हल्का सा पुश किया तो वो खुलता चला गया। सामने इसकी सावरी बेड पर बैठी दरवाजे की तरफ देख रही थी। सच सावरी अंदर दाखिल होते ही दरवाजा बंद किया। हबी सावरी कोहनी के बल ऊपर उठी। सालार ने तेजी से इसके पास आते इसे ऊपर उठते सीने से लगा लिया। मेरा बच्चा ठीक है? सर पे बेशुमार प्यार करते फिक्र से पूछा तो इसने इस बात में सर हिला दिया। सुरमई आंखों में अजीब सा खौफ था। मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसे उठाए उठाए वो वापस बाहर निकला, लेकिन बाहर बहुत सारे देवहेकल आदमी खड़े इनका इंतजार कर रहे थे। सावरी खौफ से इसके अंदर घुसी जा रही थी। सालार की तो जैसे जान से वापस आ गई थी। पकड़ो इन्हें और इतना मारो कि इनकी शक्ल न पहचाने जाए। यहाँ से आज तक कोई वापस नहीं जा सका और ये लेने आया है अपनी 2 फुटी बीवी को। बॉस हंसा। यहाँ से आज तक कोई वापस नहीं गया, लेकिन मैं तुम्हें वापस जाकर दिखाऊंगा। सावरी का खुद में पीछे बेलचक अंदाज में कहा। अच्छा। बॉस ने साथ ही आदमियों को इशारा किया वो इन दोनों को पकड़ ले। सालार ने इसके करीब आते एक हाथ से घुमा के इसे मुक्का रसीद किया। वो बिलबिलाता हुआ दूर जाके गिरा। मेरे रास्ते में जो आएगा इसे मौत से आशना करवा दूंगा। बाकी तुम लोगों की मर्जी है। मजबूती से कदम उठाते हुए इन लोगों को चीरते हुए आगे बढ़ा। वह सब पीछे होते गए, क्योंकि इनके बॉस ने इन्हें कोई हुक्म नहीं दिया था। जो ही वो गेट अबोर करने लगा, पीछे से एक चाकू उड़ता हुआ इसकी कमर पर आ लगा। एक लम्हे के लिए सालार के हाथ से सावरी छूटने लगी थी, लेकिन फिर इतनी ही शिद्दत से इसने कदम उठाया। जब वो बहुत सारी बंदूकों के क्लच लगे थे, इनका रुख सालार सावरी की तरफ था। सावरी मेरा बेबी, आंखें बंद कर लो। सालार ने बहुत आहिस्ता से आवाज में सावरी से कहा। सावरी ने इसकी बात मानते फौरन आंखें बंद कर ली। सालार वहीं रुक गया। क्यों हमारे कहर को ललकार रहे हो? अगर जिंदगी चाहते हो तो खुद को हमारे हवाले कर दो, वही मुझे यहाँ से निकालेगा। बॉस इसके जवाब पर जजर बजर होते इसके करीब चला आया। अच्छा, एक बात बताओ। वो तनसिया मुस्कुराते इसके पास आए।
سالار خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ صابری نے اپنا گال اس کے کندھے پر ٹکاتے اپنا چہرہ اس کے گردن میں چھپایا ہوا تھا۔ تم نے اس چھوٹی سی بچی سے شادی کیوں کی؟ کیا تمہیں کوئی اپنی ہم عمر کی عورت نہیں ملی؟ اسے شادی کرنا میری مجبوری بن گئی تھی۔ اس کا باپ میرا دوست تھا، اس نے میرے حوالے اس نے اسے میرے حوالے کیا تھا۔ تم اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کر دیتے۔ ان لوگوں کو اس کے بارے میں سب معلوم تھا۔ مجھے اپنے بیٹے پر اعتبار نہیں تھا۔ سب فاقے سے انہیں گھورا۔ واہ، پہلا باپ دیکھا ہے جسے اپنے بیٹے پر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ آج صابری آپ لوگوں کے پاس ہے۔ اگر یہ میرے بیٹے کے نکاح میں ہوتی تو کیا میرا بیٹا یہاں کھڑا ہوتا؟ ہرگز نہیں۔ سالار کی آنکھوں میں ایک عجیب سی لو تھی جسے سامنے والا بھی قائل ہو گیا تھا۔ میرا مرتا ہوا دوست جانتا تھا میرا بیٹا ہے، لیکن اس نے اس بات پر ترجیح دی کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں اور اس کی بیٹی ابھی بچی ہے؟ اگر اس نے اسے میرے حوالے کیا ہے تو بہت کچھ سوچ لے۔ وہ بول رہا تھا اور صابری اس کی باتیں سنتے مسکرا رہی تھی۔ اس کا سالار، اس کا حبی اسے لینے آیا تھا جیسے موویوں میں ہیرو اپنی ہیروئن کو لینے آتے ہیں۔ وہ اس کا ہیرو تھا۔ ہو سکتا ہے تمہارے دوست کے پاس وقت کم ہو اور اس نے اچانک یہی سوچا ہو۔ بس میں یہی جانتا ہوں اپنے دوست کو، وہ مر گیا ہے اور سکون سے مرا ہے۔ آپ کو اب کیا مسئلہ ہے مجھے وہ بتائیں۔ مسئلہ ہمیں نہیں تمہیں ہوگا۔ جب یہ لڑکی جوان ہوگی اسے کوئی اور بھگائے گا تو تم پھر منہ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ باس ہنسا۔ اسے کوئی پسند آئے گا تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ دل میں جیسے ٹھیس سی اٹھی تھی۔ میں سالار کو پسند کرتی ہوں اور انہیں کبھی نہیں چھوڑنے دوں گی۔ صابری نے بے ساختہ پیچھے مڑتے باس کو گھورا۔ مطلب اسے اس کی باتیں اچھی نہیں لگی تھی۔ سالار کا دل جیسے ہی ایک لمحے میں پرسکون ہوا۔ میری توبہ تم لوگوں کو الگ کرنے کی کوشش کرو جو۔ باس نے ایک دم ان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ انہیں گھر چھوڑ کے آؤ۔ پھر اونچی آواز میں کہتے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ وہاں کھڑے ان سب کالی وردی والوں نے دیکھا کیسے ایک سالار نے صابری کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگایا تھا، اس کی جان کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی تھی۔ گولی کھا کے جب لوگ خوف سے دوبارہ وہاں سے بھٹکتے بھی نہ ہو تب سالار پاؤں گھسیٹتے چل کے صابری تک پہنچا تھا۔ ان کی زندگی کو بخش دیا گیا تھا۔ ایک دنیا نے دیکھا تھا۔ صابری کے کندھے سے لگی تھی وہ۔ سالار واپس دروازے کی طرف مڑتے باہر نکل آیا۔ انہیں ایک آدمی ان کی اپنی بلیک کرولا پر جنگل سے باہر شہر میں مین سڑک پر چھوڑ کر آیا تھا۔ سالار کی گاڑی بلیک کرولا پہ جنگل سے باہر شہر کے مین سڑک پر چھوڑ آئی۔ سالار کی گاڑی اور موبائل دونوں انہوں نے خود ہی رکھ لیے تھے۔ سالار کو وہ چاہیے بھی نہیں تھے۔ اسے چاہیے تھی تو بس صابری جو اسے مل گئی۔ جنگل سے باہر شہر تک وہ لوگ چھوڑ کے واپس چلے گئے تو سالار نے سوئی ہوئی صابری کو دیکھا جو اس کی دونوں کلائیوں پہ پڑی ہوئی تھی۔ کچھ راستہ اس نے پیدل چلتے عبور کیا، پھر آگے ٹیکسی مل گئی۔ پہلے تو ٹیکسی والا اس کی حالت دیکھ کر انہیں گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، پھر سالار نے جیسے تیسے کر کے اسے منا ہی لیا۔ صبح 7:30 بجے وہ لوگ سالار کے گھر پہنچے ہی تھے۔ گارڈ سے پیسے لے کر ٹیکسی والے کو کرایہ دے کر بھیج دیا۔ اندر آتے سامنے لیونگ روم میں زوہا اور ہادی سو رہے تھے اور بیبی سٹر کچن میں ناشتہ بنا رہے تھے۔ شکر ہے بیبی سٹر ان کے ساتھ تھی۔ خاموشی سے انہیں بنا ڈسٹرب کیے پہلے صابری کو اپنے روم میں آتے بیڈ پر ڈالا تو وہ کسمسا کے کروٹ بدل گئی۔ اے سی آن کرتے کھڑکیاں بند کی، پھر خود کپڑے لیے فریش ہونے چلا گیا۔ اس کے واپس آنے تک صابری سوتی رہی گی۔ واپس باہر آتے کچن میں آیا، بیبی سٹر ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ تھینکس بچوں کا خیال رکھنے کے لیے۔ شور اس نے بھی انہیں بنائی تھی۔ بیبی سٹر بھی سر ہلا گئی۔ سالار پانی پی کے واپس باہر نکلا۔ میں کام سے جا رہا ہوں، کچھ دیر تک آ جاؤں گا۔ اوکے سر۔ وہ باہر نکلتے گیراج میں کھڑی سوزوکی ہیوی بائک کے پاس آیا جس پر گرد جمع ہوئی تھی۔ سائڈ پر رکھے کپڑے سے اسے پہلے جھاڑا، پھر سٹارٹ کرتے باہر نکالی۔ واچ مین نے اسے دیکھتے دروازہ کھول دیا تھا۔ بائک باہر نکالتے ہیلمٹ پہنا۔ اس کا رخ شبنم کے گھر کی طرف تھا۔ اتنا سب کچھ جس کے پیچھے ہوا تھا وہ اسے سکون سے تھوڑی رہنے دیتا۔ بائک شفاف سڑکوں پر ہواؤں سے باتیں کرنے لگی تھی۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا اور دل میں اترتا سکون بڑا ہی بھلا لگ رہا تھا۔ یہ 3-4 دن جتنے بے سکونی اور پریشانی میں گزرے تھے وہی جانتا تھا۔
स्पीड बढ़ाते वो जल्दी ही शबनम के घर पहुंच गया। दरवाजे पे दस्तक दी तो किसी ने भी नहीं खोला। यकीनन वो लोग सुकून से सो रहे थे और सलार इनका सुकून बर्बाद करने ही तो आया था। दो झटकों से दरवाजा खोलते अंदर आया। लिविंग रूम का दरवाजा खुला हुआ था। शबनम बाजी बाहर तो आई। सोफे पे तसल्ली से बैठते ऊंची आवाज में शबनम को पुकारा, जो चंद सेकंड में दौड़ती हुई बाहर निकली। ढूंढ लिया है मैंने अपनी सावरी को, इसे बताते तासुरात देके। आप अब आप अपने बेटे को खुद ढूंढेंगी या इसे भी मैं ही खुद ढूंढे खुद ढूंढूं? वो नहीं है घर। जहां भी है वो जल्दी बुलाएं इसे। वो नहीं है घर। ज़ेब, इसने मुंह से मरी हुई आवाज निकली थी। ऐसे कौन आएगा? जरा रोते हुए आवाज निकली थी। तो प्लीज कर दो, माफ कर दो इस बच्चे को। वो बच्चा है, गलती हो गई। ऐसी गलतियां बच्चे ऐसे ही नहीं करते। इन्हें बड़ों की शय मिलती है तभी वो ये कारनामे सर अंजाम देते हैं। आप सोच भी नहीं सकती हैं, अगर सावरी को कुछ होता तो क्या हो सकता था। अभी वो मुझे ठीक वापस मिल गई है, लेकिन वो रुका। लेकिन इसके इस सब की सजा ज़ेब को मिलेगी और मैं इसका हुलिया इतना बिगाड़ूंगा कि आप भी नहीं पहचान सकेंगी। अपनी जगह से उठते वो इसके रूम में आया। ऊंधे मुंह पड़े ज़ेब को गिरेबान से के पीछे से पकड़ते इसे ऐसे उठाया जैसे कोई बेजान चीज हो। काका कौन है? ज़ेब की नींद तो उड़ान छू हो हुई थी, आवाज भी जाते रहे थे। खुद को हवा में महसूस करते वो फड़फड़ाया था। मैं हूँ बच्चे, सालार लहजे में चाशनी से मोए इसके कान में गुर्राया तो इसकी रही सही जान भी निकल गई। जो ये समझ रहा था कि सालार भी एजेंसी वालों के हत्थे चढ़ गया है, वो सब गलत था कि सालार भी एजेंसी वालों के हत्थे चढ़ गया था। होश इसे तब आया जब सालार के भारी हाथ इसके चेहरे पर कई निशान छोड़ गए थे। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।